नमस्कार मित्रों। इस एपिसोड में मैं आपको उत्तराखंड के पलायन और पर्यावरण से जुड़े हुए संबंधों पर कुछ टिप्स दूंगा और ज्ञात कराऊंगा कि किस प्रकार पर्यावरण के कारण पलायन बढ़ा है और पर्यावरण को संतुलित करने में किस प्रकार सरकारों का जनप्रतिनिधियों का हाथ नगण्य रहा है और न तो इन तथाकथित बुद्धिजीवियों संस्थानों ने इस पर कोई सरकारों को या जनप्रतिनिधियों को सटीक सलाह दी है। अब विषय 60 साल पुराना है। 60 साल से पलायन तीव्र गति से चल रहा है। पिछले 22 से 25 सालों में तो पलायन ने बहुत तेज गति पकड़ी है जब से उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया है। मित्रों, सैनिक बाहुल्य राज्य का होना सीधा सिद्ध करता है कि यहाँ की रीढ़ की हड्डी यहाँ की महिलाएं हैं और सैनिक यहाँ के सक्षम प्रहरी हैं जो कि देश को सुरक्षा दे रहे हैं। इसका भी इन जनप्रतिनिधियों ने या इन तथाकथित बुद्धिजीवी या संस्थानों ने ध्यान नहीं दिया है। पर्यावरण से उत्तराखंड का समाज बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। यहाँ का जल, यहाँ की ज़मीन, यहाँ के जंगल, इनको असंतुलित करने में लगभग ब्रिटिश काल से लेकर अब तक बहुत बड़े युद्ध स्तर पर काम हुआ है। सबसे पहले जैसे ने मैंने आपको अनेकानेक एपिसोडों में ज्ञात कराया है कि उत्तराखंड के पर्यावरण को असंतुलित करने के लिए चीड़ के वनों की अहम भूमिका रही है। 80% उत्तराखंड के वन चीड़ के वनों से आच्छादित हैं, पर लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने, किसी भी सरकार ने इस पर एक्शन नहीं लिया है और एक सिस्टमेटिक तरीके से चीड़ के वनों को समाप्त करने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढा गया है। चीड़ के तने हों या पत्ते हों, सब काम के हैं, लेकिन यह सिर्फ सेठ लोगों के काम के हैं, आम जनता के, भारत की सुरक्षा के काम के नहीं है। ज़रूर इन पेड़ों को काट करके अनेकानेक वस्तुएं बना सकते हैं, उद्योग लग सकते हैं। वह काम या तो सरकार जन सेवा के लिए कर सकती है या कोई भी जो व्यापारी है इसका काम करके देश के व्यापार को आगे बढ़ा सकता है। इसको इस प्रकार से इसका दोहन करके हम चीड़ के वनों का यहाँ पर अस्तित्व ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए टाइम लगेगा। अगर सरकार चाहे तो ज़्यादा समय नहीं, 1 दशक इसको समाप्त करने के लिए काफ़ी है। और 1 दशक के अंदर यहाँ पर जो इतने हमको बांज, बुरांस, उतीस, खड़ीक इत्यादि के पेड़ों को लगाना ही पड़ेगा। एक क्रांति लानी पड़ेगी उत्तराखंड के पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और देश की सुरक्षा को संरक्षित करने के लिए। उसके बाद ही यहाँ पर लोग टिक पाएंगे। जल, जंगल और ज़मीन, जल अगर सही रहेगा, क्योंकि चीड़ के पेड़ों में यह शक्ति नहीं है कि वह जो है भूमि कटाव को रोक सके या जो यहाँ पर जल संरक्षण कर सके। उनकी जड़ों में इतनी शक्ति नहीं है। उल्टे यह क्या करते हैं कि चीड़ के वनों के बीच में जो अन्य वनस्पतियाँ, परंपरागत वनस्पतियाँ जो कि पर्यावरण के लाभदायक हैं, उनको नष्ट कर देते हैं चीड़ के जंगल। कई एपिसोडों में बता चुका हूँ आपको। और ये जनता का उद्देश्य होना चाहिए कि चीड़ के वनों के प्रति आवाज़ उठाए, इसको समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाए। इन वनों का जो भी दोहन करने के बाद लकड़ी है उसका और कहीं देश के लिए इस्तेमाल हो, राज्य के लिए इस्तेमाल हो। और इससे क्या होगा कि यहाँ हमारे पर्यावरण पर जो है अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। यह मैंने चीड़ के
पर्यावरण से जुड़े हुए विषय पर जोर देकर कहा, लेकिन आज भी सरकारें, जनप्रतिनिधि, संस्थान या तथाकथित बुद्धिजीवी बिल्कुल इस विषय पर शांत हैं। बोलते ज़रूर हैं, बहुत अंग्रेजियाँ बोली जाती हैं, बहुत हिंदी बोली जाती है, लिखी जाती है, लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता है। मित्रों, पर्यावरण जब खराब हुआ तो यहाँ से पलायन भी बढ़ा। जब जंगल में घास नहीं है, पशुओं मवेशियों को पालने के लिए चीड़ के जंगलों ने घास समाप्त कर दिया, तो लोगों ने पलायन करना था रोजी रोटी के लिए। तो वो लोगों की भी कोई गलती नहीं थी। महत्वाकांक्षा हर इंसान की होती है, मैं अच्छा बनूं, मेरी संतानें अच्छा बने। वे पलायन किए, लेकिन आज की तारीख में वही पलायन किए हुए लोग वापस आना चाहते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड को स्विट्ज़रलैंड से भी अच्छा देवभूमि, स्वर्गभूमि बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सरकारें कहाँ तक उनका सहयोग करती हैं या जनप्रतिनिधि कहाँ तक उनका सहयोग करते हैं, इस पर भी गौर करने वाली बात है। अगर कोई इंडिविजुअल, कोई व्यक्तिगत रूप से पलायन करता, रिवर्स पलायन करता है, तो उसके ऊपर अनेक संकट मंडराने लगते हैं। एक तो उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी रहती है शहरों में, उसका ध्यान देने वाला वहाँ पर नहीं है कोई, और जब वह यहाँ पर उत्तराखंड में आता है तो देखता है कि उसकी ज़मीनें दबी हुई हैं और उसकी ज़मीनों पर दूसरे लोग कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हुए, कब्जा कर दिया है, इत्यादि इत्यादि। अगर वह काम करना चाहता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी बाधाएं हैं, और प्रशासनिक अधिकारी या जो जनप्रतिनिधि कहाँ तक इस विषय को लेते हैं, या तथाकथित बुद्धिजीवी कितना इस पर शोध करते हैं या अपने बजट को एडजस्ट करते हैं, यह भी गौर करने वाली बात है। मित्रों, पर्यावरण को ठीक करने का दायित्व जनप्रतिनिधियों का, सरकारों का है। जनता सिर्फ आवाज़ उठा सकती है। पर्यावरण को ठीक करने के लिए, पलायन को रोकने के लिए जो भी जनप्रतिनिधि या पार्टी आगे आती है तो उसे ज़रूर आप आगे लाई हैं उत्तराखंड के लोग, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन जो इन विषयों पर, पलायन पर चुप है और खुद पलायन करके जनप्रतिनिधि शहरों में बैठे हुए हैं, या वे बुद्धिजीवी जो शहरों में बैठे हुए हैं, उनका घर मुंबई, दिल्ली और देहरादून मैदानी इलाकों में है, उनको उत्तराखंड में नौकरी न दें, संस्थानों में उनको जिम्मेदारी वाली पोस्टें न दें। उन लोगों को जिम्मेदारी वाली पोस्टें दें जो कि उत्तराखंड के पहाड़ों में रहते हैं, यहाँ के पलायन पर चिंतित हैं, और बेरोज़गारी बढ़ने का मुख्य कारण यही है, और यही बेरोज़गारी पलायन कराती है। इसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, और यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जो पलायन नहीं कर पाए हैं, उनको जो रिवर्स पलायन कर रहे हैं लोग, उनका सहयोग करने से उनको भी लाभ होगा। उनको लाभ यह होगा कि उत्तराखंड में जो उनकी संपत्ति है उसकी कीमत बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगा, यहाँ का बाज़ार चीन के बाज़ारों से मजबूत होगा, देश की सुरक्षा अच्छी होगी। 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं वाले उत्तराखंड नेपाल से और चीन से इसकी सीमाएं लगती हैं। यहाँ पर हमेशा ये संकट छाया रहता है। और देख लीजिए आप, रोहिंग्या हों या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घुसपैठिए हों, बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड में घुस चुके हैं। अभी मैं पिछले एक पोस्ट में और एक टीवी न्यूज़ में देख रहा था कि उत्तराखंड के चमोली ज़िले में बहुत अधिक संख्या सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद से आए हुए और केवल मुस्लिम समुदाय की बढ़ी है। क्यों बढ़ी है, ये भी एक शक वाली बात है। इसमें सारे लोग देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। इसमें पाकिस्तान के और चीन के स्लीपर सेलों को स्थापित करने के लिए इन लोगों की संख्या बढ़ी है। जैसे ही यहाँ पर पलायन और बढ़ेगा, यहाँ के स्थानीय लोग अपनी जगह छोड़ेंगे, इनके घरों पर, इनके व्यापार पर यही लोग कब्जा करके बैठेंगे। मित्रों, चाहे वो मांस के व्यापारी हों और चाहे वह हेयर कट सैलून के काम करने वाले हों या अन्य छोटे मोटे काम करने वाले हों या दूसरे यातायात के साधनों में
लगे हों, उन लोगों पर सरकार की सुरक्षा एजेंसियों की कितनी तीखी नज़र है, सरसरी नज़र है, इस पर भी हमें ध्यान से देना पड़ेगा। अमुक क्षेत्र में क्यों घुसपैठिए बढ़े हैं, वहाँ के जो अधिकारी हैं उन पर अंकुश लगाना जनप्रतिनिधियों का काम होना चाहिए कि उस इलाके में घुसपैठ न बढ़े। और इससे क्या होता है कि जो विदेशी पैसा भारत में आ रहा है भारत को तोड़ने के लिए, वो इसके लिए बहुत अधिक काम कर रहा है। आईएसआई के स्लीपर सेल जिस प्रकार तमाम भारत में फैल रहे हैं, उसी प्रकार उत्तराखंड में फैल रहे हैं। और उत्तराखंड में उन्होंने निशाना इसलिए बनाया उत्तराखंड को क्योंकि यह सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है, 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ हिमालयी राज्य है। इन सब पर उत्तराखंड की सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ के पर्यावरण को सुधारना पड़ेगा, यहाँ के पर्यावरण को इस लायक बनाना पड़ेगा कि यहाँ पर पुनः लोग आकर के अपना डेयरी व्यवसाय, कृषि व्यवसाय दोबारा शुरू कर सकें और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कर सकें उत्तराखंड के लोग, वो यहाँ के चीड़ के जंगलों की लकड़ी का कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो कि विदेशों में या भारत में अच्छी कीमत पर बिके, राजस्व मिले, देश को और राज्य को अच्छी स्थिति में लाया जा सके। यह मैंने पर्यावरण को इस पलायन से इसलिए जोड़ा क्योंकि यह पलायन का विनाश करने वाले अंग्रेज थे, चीड़ के जंगलों को लगाकर, और इसको संरक्षण देने वाले काले अंग्रेज थे भारत की आज़ादी के बाद। उसके बावजूद भी इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया गया। संस्थानों में और बुद्धिजीवी बजट एडजस्ट करते रहे, जनप्रतिनिधि चुपचाप कागजों में दस्तखत करते रहे। उत्तराखंड में पलायन बढ़ते रहा और यहाँ की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती रही है। सामाजिक विघटन होता रहा और देश रोता रहा, देश की सीमाएं रोती रही, उत्तराखंड गरीब होता रहा। मित्रों, आप हमारे चैनल ई-गाइड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।